नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामाजिक अध्ययन विषय के कुछ अतिलघुत्तीय क्वेश्चन बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा साम्राज्य की विशालता। साम्राज्य की विशालता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी क्या है? सूफी क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, अरब में जो व्यक्ति सफ अर्थात भेड़ के बालों का ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय क्या है? सूफी संप्रदाय क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश है? सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मुस्लिम संप्रदाय। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों का जीवन कैसा था? सूफी संतों का जीवन कैसा था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहां वह स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, भक्ति की धारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति संतों का मूलाधार क्या था? भक्ति संतों का मूलाधार क्या था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रामानुज और निम्बार्क। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया? बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 14। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण हेतु आया? बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण हेतु आया? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इथनेशियम निकितिन। इथनेशियम निकितिन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ? बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 5। देखिए पहला है बीदर, दूसरा है बरार, तीसरा है बीजापुर और चौथा है अहमदनगर और पांचवा है गोलकुंडा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गुलबर्गा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, विजयनगर राज्य सामंत शाही प्रथा पर आधारित था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 6 प्रांतों में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा अपने अक्ष के परितः लगभग 29 दिनों में कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवर्ष क्या है? चंद्रवर्ष क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, कुल 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। कुल 12 चंद्रमासों का समूह क्या कहलाता है? चंद्रवर्ष कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र दिवस किसे कहते हैं? चंद्र दिवस किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, चंद्र दिवस कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपोजी क्या है? एपोजी क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा की सापेक्षित स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो इस अवस्था को इपोजी कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण किसे कहते हैं? ग्रहण किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे एक छाया बनती है, जिसे ग्रहण कहते हैं। यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे एक छाया बनती है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में अवस्थित होती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता है, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। पुनः एक बार देख लीजिए, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में अवस्थित होती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता है, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण की घटना सदैव कब होती है? चंद्र ग्रहण की घटना सदैव कब होती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, चंद्र ग्रहण की घटना सदैव पूर्णिमा तिथि को होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, तब उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग क्या है? डायमंड रिंग क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य के किनारे चमकती हुई अंगूठी के समान दिखाई देते हैं, तो इसे डायमंड रिंग कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य के किनारे चमकती हुई अंगूठी के समान दिखाई देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? डायमंड रिंग कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण को समझाइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो यह स्थिति
पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाती है। और यदि चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ढक लेता है तो वह आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 7। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थल मंडल कहलाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा समस्त स्थलीय व जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरे हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिए। पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल क्या है? जैवमंडल क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं, जैवमंडल कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी को। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप्रपटी किसे कहते हैं? भूप्रपटी किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूप्रपटी कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो देखिए पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंटिल क्या है? मैंटिल क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, मैंटिल कहलाती है। भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, मैंटिल कहलाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर क्या है? इसके भागों के नाम लिखो। कोर क्या है? इसके भागों के नाम लिखो। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, जो कि निकिल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के दो भाग हैं, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैल क्या है? सैल क्या है? तो देखिए वह सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका रोड़ी की भांति नरम एवं मुलायम हो, सैल कहलाते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए, सैल क्या है? वह सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका रोड़ी की भांति नरम एवं मुलायम हो, सैल कहलाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों के कितने भेद हैं? चट्टानों के कितने भेद हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित शैल। चट्टानों के कितने भेद हैं? तो चट्टानों के 3 भेद हैं, आग्नेय और अवसादी और रूपांतरित। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक संरचना के आधार पर अग्नीय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार की होती हैं। पहला है देखिए अम्लीय आग्नेय चट्टान और दूसरा है क्षारीय आग्नेय चट्टान। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण
कैसे होता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टान वह हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हों या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हों। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसादी चट्टानों के दो उदाहरण बताओ। अवसादी चट्टानों के दो उदाहरण बताओ। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बलुआ पत्थर तथा खड़िया। अवसादी चट्टानों के दो उदाहरण कौन से हो जाएंगे? बलुआ पत्थर तथा खड़िया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूपर्पटी, मैंटिल तथा कोर से होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूपर्पटी, मैंटिल तथा कोर से होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्मा क्या है? मैग्मा क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मैग्मा कहते हैं। धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मैग्मा कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लावा किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा आदि चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेटर किसे कहते हैं? क्रेटर किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्रेटर कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यतया ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतया ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। देखिए पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है सुषुप्त शांत ज्वालामुखी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा माउंट स्ट्राम्बोली। माउंट स्ट्राम्बोली। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्डेरा क्या है? काल्डेरा क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कुड़ाहा। विस्तृत क्रेटर का आकार ही काल्डेरा है। विस्तृत क्रेटर का आकार ही क्या है? काल्डेरा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र के सहारे होता है तो उसमें से निकलने वाला पदार्थ मुख के चारों ओर जमा हो जाता है और शंकु रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार निर्मित शंकु ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी की कितनी मेखलाएं हैं? ज्वालामुखी की कितनी मेखलाएं हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की तीन मेखलाएं हैं। पहली है देखिए परिप्रशांत महासागरीय मेखला, दूसरी है यूरेशियाई मध्य महाद्वीपीय मेखला और फिर तीसरी है देखिए अटलांटिक महासागरीय मेखला। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। पहली है देखिए प्राथमिक तरंगें, दूसरी है द्वितीय तरंगें और तीसरी है धरातलीय तरंगें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक तरंगों को ही अनुदैर्ध्य
तरंग कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भूकंपीय तरंगों का अंकन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंपीय तरंगों का अंकन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी पांक क्या है? ज्वालामुखी पांक क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट के उपरांत वर्षा हो जाने से निर्मित धूल कण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक भूकंप क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? वैश्विक भूकंप क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वैश्विक भूकंप क्षेत्रों को निम्नलिखित पेटियों में बांटा जा सकता है। देखिए पहला है प्रशांत महासागर तटीय पेटी और दूसरा है मध्यवर्ती पेटी और तीसरा है भूकंप शून्य क्षेत्र। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाच्छादन के अंतर्गत किन दो क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है? अनाच्छादन के अंतर्गत किन दो क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अनाच्छादन के अंतर्गत दो क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। पहला है देखिए अपक्षय और दूसरा है अपर्दन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपक्षय कितने प्रकार का होता है? अपक्षय कितने प्रकार का होता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अपक्षय 3 प्रकार का होता है भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमानी किसे कहते हैं? हिमानी किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। बर्फ के गतिशील ढेर को क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमोड़ किसे कहते हैं? हिमोड़ किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इन्हें हिमोड़ कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत जल किसे कहते हैं? भूमिगत जल किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चट्टानों के छिद्रों और दरारों से होकर वर्षा का जल या प्रवाहित जल भूपृष्ठ के नीचे चला जाता है, इसे भूमिगत जल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पुनः एक बार देख लीजिए भूमिगत जल किसे कहते हैं? तो देखिए चट्टानों के छिद्रों और दरारों से होकर वर्षा का जल या प्रवाहित जल भूपृष्ठ के नीचे चला जाता है, इसे क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनियन किसे कहते हैं? कैनियन किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नदियों के गार्ज के बृहद रूप को कैनियन कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बरखान किसे कहते हैं? बरखान किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा देखिए चंद्राकार या चापाकार बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं। चंद्राकार या चापाकार बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी विसर्प किसे कहते हैं? नदी विसर्प किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे उतरती है तो मैदानी रूप भागों में उसकी गति मंद पड़ जाती है जिससे नदी का मार्ग घुमावदार हो जाता है। इन टेढ़े मेढ़े मोड़ों को ही नदी विसर्प या मियांडर कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन प्रकृति वाले गैसों के यांत्रिक या भौतिक मिश्रण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्षोभ मंडल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यह वायुमंडल की सबसे निचली और सघन परत है जिसमें वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% पाया जाता है। यह वायुमंडल की
सबसे निचली और सघन परत है, जिसमें वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल को कितने संस्तरों में बांटा गया है? वायुमंडल को कितने संस्तरों में बांटा गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल को 5 सम स्तरों में बांटा गया है। देखिए पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के प्रमुख तत्व क्या हैं? वायुमंडल के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं तापमान, वायुदाब पेटियां, पवन, वायुमंडल की आर्द्रता तथा वर्षा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।